हेलो एवरीवन। अब आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। प्रेम्बल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और हम यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स देखेंगे बाद में, पर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो उसमें ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ा तो है यार, ये चीज़ कहीं लिखा हुआ है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर वो कोई कन्वेंशन है जो चलता आ रहा है या फिर वो किसी एक्ट में मेंशन है। ये चीज़ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सर्टेन चीज़ है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया है, तो नहीं किया है ना। वो हमें कब पता लगेगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि कहते हैं माइनॉरिटी को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को डिफाइन नहीं किया है, पर ऐसा लिख देते हैं वो। ऐसा थोड़ा सा हम वैसे भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो क्या इसमें इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो इंडिया है उसके दो ऑफिशियल नेम है, एक तो इंडिया और एक भारत। अब इस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भारत या इंडिया, तो ये दो ऑफिशियल नेम है, हम दोनों में से कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही हमारी कंट्री के नेम है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है ये सेकंड आर्टिकल नहीं है, ध्यान देना, आर्टिकल अभी फर्स्ट ही चल रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल का सेकंड पॉइंट है कि स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके अंदर मेंशन है स्टेट्स एंड टेरिटरीज। जो लास्ट में ना 12 स्केड्यूल, उनमें से बताया कि एक में ये है, फर्स्ट वाले में ये मेंशन है स्टेट और टेरिटरीज। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें क्या होगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। मतलब जो इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात करो ना, यहाँ पे जो वर्ड टेरिटरी यूज़ किया इसमें क्या क्या आएगा वो बताया है। एक तो टेरिटरीज आएगी स्टेट्स की, और एक जो यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो। तीसरी चीज़ है जो अगर कोई अदर टेरिटरी अगर हम लोग एक्वायर कर लें तो, एक तो टेरिटरी हमारे खुद की स्टेट्स की, जैसे जो 28 स्टेट्स है, एक यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज, और कोई अदर टेरिटरी अगर हम लोग एक्वायर कर लेते हैं ना, तो वो वाली टेरिटरीज। अरे बात समझ, जैसे फॉर एग्जांपल 28 स्टेट्स ये है, इसमें आएगा 8 यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद में कोई अदर टेरिटरी जो हम एक्वायर कर लें, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम लोग पाकिस्तान एक्वायर कर लें, तो वो हमारी एक्वायर टेरिटरी, तो वो भी हमारी टेरिटरी में आएगा। अरे बात समझ में। तो ये 3 पॉइंट्स है इसमें फर्स्ट आर्टिकल में। अब इससे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, अब पहले उनको नोट करना। देखो एक सेकेंड, इसमें हमने ये देखा कि इंडिया और भारत हमारे ऑफिशियल नेम्स है। उसके बाद में फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और टेरिटरीज का मेंशन है। हमारी टेरिटरीज में क्या आता है, स्टेट्स, यूटीज और अदर टेरिटरीज जो हम एक्वायर करेंगे। अरे बात समझ में, ये इतने पॉइंट्स है ये फर्स्ट आर्टिकल में। अब हम सेकेंड आर्टिकल करेंगे। ये सेकेंड आर्टिकल है, यहाँ से एक से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड आर्टिकल। आर्टिकल सेकेंड में क्या मेंशन है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में अगर कोई हमें नया स्टेट या फिर कोई नया पार्ट हमें ऐड करना है, ठीक है, हमारी कंट्री में, बाहर से पूछ रही हूँ, बाहर से है ये वाला। देखो जो आर्टिकल सेकेंड है ना, ये बाहर से किसी को एडमिट करने की बात कर रहा है, हमारे जो अंदर स्टेट्स हैं उनके बारे में नहीं है ये सेकेंड आर्टिकल। ध्यान देना इस चीज़ पे, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इस चीज़ को ऐसे याद रखना कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो नए बच्चे का लेंगे, ठीक है, पुराने वाले तो होते ही हैं हमारे पास। तो एडमिशन हो रहा है नए नए स्टेट्स का, ठीक है। देखो अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ये वर्ड्स एक एक वर्ड ध्यान देना, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ पे वो कंफ्यूज करते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी, नहीं, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ, बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को जैसे ठीक लगे कि भाई हाँ ये करना ठीक है, ऐसे टर्म्स और कंडीशन जिस पे उसको ठीक। टर्म्स ये क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है दूसरी कंट्री से कई बार हम लोग बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, तो वो टर्म्स और कंडीशंस क्या हो, वो जिससे पार्लियामेंट को ठीक लगे उन टर्म्स और कंडीशन पे वो नया कोई भी स्टेट्स हमारे यूनियन में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट को जो भी कंडीशंस ठीक लगे उस हिसाब से वो कोई भी स्टेट्स को यूनियन में ऐड करे। इसका एग्जांपल देखो, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है, सिक्किम को हमने ऐड किया था कौन से अमेंडमेंट से, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। लिख देते हैं यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी, पहली तो सिक्किम,
36th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम को कब हमने वो हमारा पार्ट बनाया 1975 में। तो ये सेकेंड वाला ख़त्म हो गया। सेकेंड वाले में क्या है, सबसे पहली बात हमने क्या क्या चीज़ सीखी। देखो हमने इसमें ये देखा, एक तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, ठीक है, एक तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो बाय लॉ एडमिट कर सकता है नया उन टर्म्स और कंडीशन पे जिस पे वो उनको ठीक लगे। सिक्किम को ऐड किया था हमने 36th अमेंडमेंट एक्ट से 1975 में। तो ये हो गया सेकेंड वाला आर्टिकल फिनिश। अब देखो ये जो थर्ड वाला आर्टिकल है ये हमारे बारे में बात कर रहा है, मतलब हमारे जो अंदर स्टेट्स है ना उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, मतलब उनके साथ उनके पास क्या क्या अथॉरिटी है और उनके साथ क्या क्या चेंजेस पार्लियामेंट कर सकती है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नया स्टेट बना सकते हैं, जैसे तेलंगाना बनाया। अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, जैसे जम्मू कश्मीर के एरिया को चेंज किया। बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जैसे केरला भी चाह रहे हैं कि उनका नाम केरलम हो जाए, तो नेम्स और बाउंड्रीज स्टेट्स की, जैसे बहुत बारी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में होता है बाउंड्रीज के बारे में इशू, तो उस हिसाब से तो इन सब चीज़ों को कौन कर सकता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक द लॉज। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी ना। अगर स्टेट्स अपने लिए खुद ही लॉ बनाने लग गए बाउंड्रीज वगैरह का, तो फिर एक ही स्टेट सारी बाउंड्रीज ले लेगा, या फिर ऐसे तो बहुत विवाद हो जाएगा देश में अगर स्टेट्स लॉ बनाने लग गए इस बारे में। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब देखो फॉर्म अ न्यू स्टेट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। अब देखो इसमें ना सारी चीज़ें स्टेट के बारे में लिखी है कि इसको दो को काट सकते हो, दो को जोड़ सकते हो, यहाँ से थोड़ा निकाल, यहाँ से थोड़ा निकाल, मतलब इन्होंने डिटेलिंग में ही सारी चीज़ें मेंशन की है, जस्ट बिकॉज कि कोई लूप होल ना रह जाए इसमें, कि कह दे कि भाई ये चीज़ तो नहीं कर सकते हो। अब जैसे इसमें ना सेकेंड वाले में एक लूप होल रह गया था कि भाई आपने यहाँ तो लिख दिया कि एडमिट कर सकते हो नई टेरिटरी, पर किसी फॉरेन देश को अगर ये टेरिटरी देनी हो हमें, तो अगर इंडिया अपनी टेरिटरी देना चाहती हो किसी फॉरेन स्टेट को, तो वो चीज़ इस बार इस चीज़ में मेंशन नहीं है इस आर्टिकल में, उसको कैसे करेंगे ये आगे बताऊंगी फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकला, पर है ना। चलो यही बता देती हूँ। तो ऐसा था कि फॉरेन नहीं दे सकते, फॉरेन स्टेट को इंडिया अपनी टेरिटरी नहीं दे सकती है। देखो अगर ये इसमें ना सेकेंड और थर्ड आगे आएगा, वो फोर्थ वाला आर्टिकल आएगा ना तब बताऊंगी। तो इसमें जैसे लूप होल रह गया, फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो वो चाह रहे थे कि इसमें कोई मतलब इसमें लूप होल नहीं रहो, इसमें ट्राई किया इन्होंने कि लूप होल ना रहे, जैसे कि इसमें रह गया। पर आप देखो इसमें मैं बताती हूँ आपको, एक नया स्टेट बनाना, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को जोड़ दो, या पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स को जोड़ दो, या कोई भी टेरिटरी को जोड़ दो किसी दूसरे पार्ट स्टेट के पार्ट से, स्टेट का एरिया बढ़ा दो, स्टेट का एरिया कम कर दो, बाउंड्रीज चेंज कर दो स्टेट्स की, नाम चेंज कर दो स्टेट्स का। तो तुम मतलब स्टेट्स के साथ जो मर्जी करो वो पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन की है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकेंड। सब सब्सटीट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये वाला शायद सेकेंड फॉर द क्लॉज 2, ये चीज़ पता नहीं कहाँ मेंशन है ये क्लॉज 2, एक सेकेंड रुकना। ये चीज़ टेरिटरीज वाला, देखो जब वो आया था ना, एक सेकेंड, ये वाला क्लॉज 2 है, यहाँ से ये बात हो रही है। देखो जब वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन रहे थे ना, बहुत सारे फैजल अली कमीशन, जवाहरलाल नेहरू वाली जो कमीशंस बनी थी, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब कमीशन लास्ट वाली जो बनी थी, फैजल अली कमीशन जब बनी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए लिंग्विस्टिक लाइंस पे, पर हर स्टेट की एक लैंग्वेज ऐसे नहीं, सर्टेन ऐसे कर सकते हो तुम लिंग्विस्टिक लाइंस पे उनको डिवाइड। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1956 में। तो उसमें इंट्रोड्यूस की थी यूनियन टेरिटरी। पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरीज नहीं होती थी, ठीक है। पहले हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन होते थे, ABCD, ये ब्रिटिशर्स वाला, ये हमारा प्रिंसली स्टेट्स वाला, और ये 2 और होती थी, ठीक है, जिसमें एक में अंडमान एंड निकोबार आ रहा था और बाकी टेरिटरीज, तो ऐसे होता था। पर यूटीज का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है ना यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ये कैसे आया, ये इसी अमेंडमेंट से आया। देखो यहाँ जो मेंशन है ना 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, तो ये यही कह रहा है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था, यूटीज के बारे में बात की है। यहाँ डायरेक्ट लिखा है क्लॉज 2 वाली की बात, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद में देखते हैं बाय सेकेंड IBID फॉर सब क्लॉज B,
ये इसी के बारे में बस अमेंडमेंट है। देखो मैंने ये बता दिया ना आपको, ये वाला 7th अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट था। और मैं देख लेती हूँ इसमें क्या है, ये वाला 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेक्शन ये वाला सेकंड वाला एडमिशन वाला सिक्किम का जो हमने बात की थी ना 1974 में जो अमेंडमेंट हुआ था 35th अमेंडमेंट एक्ट, ये 36 से हुआ था। और 30 ये है 35th अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2, ठीक है। और ये रहा सेक्शन, ये पार्ट ये थर्ड में लिखा है यहाँ पे, और ये थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये इस बारे में बात हो रहा है कि ये जो था सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। देखो ये पहले ऐसे होता था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ये कौन सा एक्ट से था, 35th से, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ना कि सिक्किम एसोसिएटेड है यूनिट से, इसको हटा दिया था कौन से अमेंडमेंट से, 36th अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद में सिक्किम क्या बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया, इंडिया का एक स्टेट बन गया। पहले एसोसिएटेड स्टेट था, फिर 36th अमेंडमेंट से वो हमारा स्टेट बन गया। ध्यान देना 35th अमेंडमेंट एक्ट से क्या था, एसोसिएटेड स्टेट था, एसोसिएटेड स्टेट सिक्किम। उसके बाद में 36th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया हमने, इसको अबॉलिश किया कि एसोसिएटेड स्टेट नहीं है, अब वो हमारा इंडिया का स्टेट है जैसे बाकी स्टेट्स होते हैं। तो ये वाले दो आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, मतलब ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, सिक्किम से। अरे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। फोर्थ आर्टिकल इसमें मेंशन नहीं है इन्होंने, सेकंड यहाँ मेंशन, ये एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पे इन्होंने। हाँ, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द आइदर हाउस। हाँ, ये ना प्रोसीजर समझाया इन्होंने कि भाई कैसे स्टेट्स का वो नाम, जो आर्टिकल थर्ड में मेंशन है ना कि स्टेट्स का नाम वगैरह आप चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, तो वो कैसे करेगा, ये प्रोसीजर है। मैं इसको इजी फॉर्म में समझाती हूँ, या फिर पहले मैं समझाती हूँ फिर अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, एक सेकेंड यहाँ बताती हूँ। जो प्रेसिडेंट है पहले तो उनका प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरे बात समझ में। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री जो है वो प्रिपेयर करती है बिल, ठीक है। जिस स्टेट में चेंज करना है उसको होम मिनिस्ट्री बिल प्रिपेयर करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट को भेजेगी उसके रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। मैंने होम मिनिस्ट्री इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री बिल प्रिपेयर करेगी, फिर वो रिकमेंडेशन के लिए भेजेगी प्रेसिडेंट को, ठीक है। इन्होंने बिल ड्राफ्ट किया, प्रेसिडेंट को भेजा, उसके बाद में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, और ये मैंडेटरी है। एक सेकेंड, मैंडेटरी, प्रायर रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या करेगा कि प्रेसिडेंट इसको आगे भेजेगा, किसको भेजेगा, जिन स्टेट्स को इफेक्ट पड़ना है ना उन स्टेट के बारे में भेजेगा, और ये भी मैंडेटरी है। उन स्टेट की एडवाइस लेना या उन स्टेट्स का उस पर लेना मैंडेटरी है। स्टेट से पूछना, टू सीक स्टेट्स ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन लेना है इनका कि स्टेट्स क्या चाहते हैं इस बारे में, ये मैंडेटरी है स्टेट्स को देना, ठीक है। और ये ऐसा कुछ टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, बस इतना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। ऐसे कोई 6 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि देना, और ये भी मैंडेटरी है, प्रायर रिकमेंडेशन भी मैंडेटरी है। उसके बाद में क्या होता है कि स्टेट ने अपना स्टेट का पॉइंट ले लिया, अब प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है ये, ठीक है, कि इन्होंने जो भी बोला प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, जो स्टेट कह रही है उसकी बात माना, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी एक हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होगा, कोई भी एक हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद में क्या होगा कि भाई सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास ऑन कर देंगे। एक हाउस में हुआ सिंपल मेजोरिटी से, भाई वो स्टेट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल है ना पार्लियामेंट, इसलिए हमारे पास के पास सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस पास कर देंगे, बोथ हाउस सिंपल मेजोरिटी। ध्यान देना इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, इसको ऐसा रखना पार्लियामेंट कुछ भी करे सिंपल मेजोरिटी से कर सकते, भाई वो नाम भी चेंज करो, जगह बदल दो, कुछ ही कर दो, मतलब वो घर के बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उस हिसाब से, तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी। जैसे पापा ने कह दिया कि नहीं जाना ट्रिप पे नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, और दादाजी ने कह दिया नहीं जाओ, ठीक है, तो उनके बात को कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने सिर्फ सिंपल शब्दों में कह दिया ना नहीं जाना है, तो फिर कोई सामने कुछ सवाल जवाब नहीं, तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास ऑन कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, पास ऑन कर दिया, फिर आता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, कि भाई उस स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद आएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक सेकेंड, हाँ,
पहले प्रेसिडेंट का एसेंट, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। ये होता है प्रोसीजर कोई स्टेट में चेंजेस करने का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। फिर वो प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन मांगेगी उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर दें क्या हाउसेज में। मैंडेटरी है ये, दोनों चीज़ें मैंडेटरी, स्टेट का ओपिनियन लेना भी और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना भी। उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट के पास भेजेगा कि सो एंड सो चीज़ें करें हम लोग। जैसे तेलंगाना और उसमें क्या था, आंध्र प्रदेश में क्या था, और मैंडेटरी था ये स्टेट का ओपिनियन लेना, इसलिए उनको भेजा। अगर वो मना भी करें कि नहीं भाई हमें नहीं होना है अलग, ठीक है, हमें साथ रहना है, तो भी फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उनको लग रहा है कि भाई पानी का इशू हो रहा है और मुझे इनको सेपरेट करना पड़ेगा या मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। वो सिर्फ ओपिनियन लेना ज़रूरी है इनका, स्टेट्स का पूछना ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स ने पूछ लिया कि तुम्हें शादी करनी है इससे, हम बोलेंगे करनी है, पर करेंगे वो अपने हिसाब से। अरे बात समझ में। तो जैसे वही प्रेसिडेंट का यहाँ पे पेरेंट्स का रोल मान लो कि भाई प्रेसिडेंट ने पूछ तो लिया किससे करोगे, और हमने बोल दिया नहीं इससे नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे वो अपनी मर्जी की। उस हिसाब से सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ याद कराने के लिए। तो ये बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद में ये याद रखना, स्टिपुलेटेड टाइम है यहाँ पे, कोई टाइम 6 मंथ 3 डेज ऐसा मेंशन नहीं है। और है ना, ये लिख लिया करो जो चीज़ें मेंशन है ना, वो यहाँ थोड़ा सा लिख लो कि नॉट 3 डेज, नॉट 3 मंथ्स। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर दे देता है, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि था कि नहीं था। अगर हम ऐसे याद कर लेंगे ना कि ये चीज़ें नहीं मेंशन है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे उसमें कि भाई ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद में हमने कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नहीं है, फिर दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस कर देगा, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास ऑन हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे, तो फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाएगा और उस स्टेट के साथ जो भी चेंजेस करने थे वो चेंज हो जाएगा। ये था प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। President provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president। यही पढ़ा हमने कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, unless where the proposal contained in the bill affects the area boundaries or name of any states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and period so specified or allowed has expired। देखो कितना कितना बड़ा लिखा है, पर यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि इतना टाइम होना चाहिए। क्या लिखा है कि पहली बात तो रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट क्या करेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर से उनके व्यूज़ मांगेगा, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ उस टॉपिक पे विद इन द पीरियड स्पेसिफाई किया गया हो, या फिर वो रेफरेंस दिया गया हो जिसमें, या फिर जो पीरियड दिया हो वो एक्सपायर ना हो जाए तब तक, ठीक है। प्रेसिडेंट में अलाउ, ध्यान देना यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं है, ये वर्ड ध्यान देना। प्रेसिडेंट का टाइम, प्रेसिडेंट टाइम पीरियड देख रहा है यहाँ पे, पार्लियामेंट नहीं देख रहा है, ध्यान देना। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं। उसके बाद में देखो अभी एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ए स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी बट इन प्रोविजन ऑफ स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें से कह रहा है कि ये जो ऊपर मेंशन है ना, ये चीज़ें सारी ऊपर जो भी दी गई है, ये वाली जो हमने यहाँ से पढ़ी A to E, ये यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल नहीं है। देखो A to E state includes a union territory but it in the provision state does not include a union territory। ये कह रहा है कि जो A to E जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, वो जो स्टेट है उसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी आ रही है कि हम यूनियन टेरिटरी की भी जगह और नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट वैसे तो जो प्रोविजन होता है स्टेट का वो इंक्लूड नहीं करता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये जो A to 9 क्लॉज है इसमें हम यूनियन टेरिटरी को मिला के बात कर रहे हैं, और वैसे स्टेट अलग होता है, यूनियन टेरिटरी अलग होता है, पर इन चारों ये सारे प्रोविजंस, पांचों प्रोविजंस यूनियन टेरिटरी में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो, पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ये बस वही बताई गई है कि यहाँ पे जो पावर है ना इसके पास, यूनियन के पास नया स्टेट बनाने की, तो इसमें यूनियन टेरिटरी को भी सेपरेट किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, ये जो है ना सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा, यही यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होता है। सेम प्रोसीजर ऐसे ही होगा, बट यूनियन टेरिटरी से उनके ओपिनियन नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो काम ही इसी पे कर रही है ना, स्टेट सेंटर के अंडर में आ रही है, तो यूनियन टेरिटरी का ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और बताती हूँ, 4th देखते हैं पहले आर्टिकल। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3
to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. Any law referred to in Article 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment to the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law, may also contain such supplement, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in the parliament, in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law, as parliament may deem necessary. ठीक है. Now such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. देखो इस इतने बड़े पैराग्राफ में इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. ये बस इतना कह रहा है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 है, यानी कोई नया स्टेट अंदर लाना, अगर जो अपने पास स्टेट्स है उसमें चेंजेस करना, ये इनमें कोई भी चेंजेस होगा, ठीक है, जो चेंज करेगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को. 1 में क्या है स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज, 4 में क्या है राज्यसभा की सीट्स, ठीक है. इन चारों में कोई चेंज होगा तो वो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं काउंट होता है, ठीक है. ये चारों जो चेंजेस हम लोग करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काउंट नहीं होगा. ये देखो, no such law aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. मतलब ये 368 में काउंट नहीं होगा. ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा. अगर 368 में काउंट नहीं होगा तो कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में काउंट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन सिंपल मेजोरिटी. यही देखा हमने कि ऊपर सिंपल मेजोरिटी से चेंज करे, तो ये चीज़ ध्यान रखना. वो कह देंगे इसमें चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काउंट होगा 368 के अंडर, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. अब मैं बताती हूँ आपको एक बात, ये जो है ये तो काउंट नहीं होगा इसमें 368 में. पर देखो बीरूबारी यूनियन केस हुआ था, बीरूबारी यूनियन केस, ये क्या थी कि कुछ ये जो थी ना बीरूबारी यूनियन केस, ये कुछ टेरिटरीज थी जो वेस्ट बंगाल साइड में थी, ठीक है. और इसका ना ढंग से पार्टीशन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इश्यूज चल रहे थे कि ये कौन लेगा, ठीक है, बीरूबारी यूनियन की जो टेरिटरीज थी. तो उसमें क्या हुआ कि भाई लैंड देना और ऐसे करके इशू चल रहा था. तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम ये जजमेंट आया कि जो लैंड है, गिविंग लैंड टू अ फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट को अगर लैंड दोगे तो वो काउंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. अमेंडमेंट एक्ट में अगर तुमने वहाँ अपना लैंड, इंडिया का लैंड कहीं दिया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में होगा. और अगर तुमने सेटलमेंट कर लिया बिना अपनी ज़मीन दिए, अगर सेटलमेंट हो गया विदाउट सीडिंग द लैंड, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से. अरे बात समझ में कि भाई तुमने आपस में बात कर ली, लैंड नहीं दिया बट सेटलमेंट हो चुका है, तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा. और लैंड देना पड़ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होगा. ये ध्यान देना, क्योंकि भाई कितनी बड़ी बात है कि भाई हम लोग अपनी यार जो घर की ज़मीन है उसी को देने में इतना हमको इशू होता है. तो ये तो अपना देश है, उसकी ज़मीन अगर दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही काउंट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाई किसी को लैंड दे रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में काउंट होना चाहिए. और तुमने ऐसे सेटलमेंट कर लिया, तुमने अपने हिसाब से देख लिया, सेटलमेंट कर लिया बिना लैंड दिए, तो वो चलो लैंड नहीं दे रहे हो, छोटा मोटा मैटर तुम सेटल कर लो, तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा. आ रही बात समझ में. तो ये 4 आर्टिकल्स में मेंशन था, ये चारों खत्म हो गए, फिर पार्ट सेकंड आ गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. पर ये इतना है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, और रिवाइज यहीं से कर लेते हैं, नोट से क्या ही देखना है इसमें. चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कि नोट्स में क्या मैंशन है. एक सेकेंड. सबसे पहले इंडिया, भारत और दो उसके नेम्स है, इंडिया और भारत 2 ऑफिशियल नेम्स है. उसके बाद में टेरिटरी जो इंडिया के उसमें कौन कौन है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज आती है, और कोई और टेरिटरीज जो हम एक्वायर करेंगे. मैं फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, उसी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप नोट्स पढ़ो तो आपको ऐसे नया नहीं लगे, आप इससे यूज टू हो जाओ. देखो इंडिया भारत 2 नेम है ऑफिशियल. टेरिटरी में इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आता है, स्टेट्स आता है, यूटीज आता है, और टेरिटरी जो एक्वायर करेंगे वो. अब जो लिस्ट है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की वो कहाँ है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. ये पढ़ा था आर्टिकल 1 में. आर्टिकल 2 देखते हैं. पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू इंडियन यूनियन टेरिटरीज सच टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिश स्टेट्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन इट थिंक्स फिट. पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे दी कोई नए स्टेट्स के बारे में. पहले हम नए स्टेट्स का देखेंगे, फिर हम खुद के स्टेट्स का देखेंगे. आर्टिकल 3 में कहाँ गया, आर्टिकल 3 ये रहा, खुद के स्टेट्स का देखेंगे. पहले हम बाहर से टेरिटरी लेंगे, फिर हम अपने स्टेट्स के बारे में बात करेंगे. पहले ऐसा होता है ना, झगड़ा हो जाता है, पहले घर का झगड़ा तो घर में हम सॉल्व कर लेंगे, पहले बाहर का झगड़ा देखेंगे. तो ये पहले बाहर का देख रहे हैं आर्टिकल 2 में, और फिर घर का देखेंगे आर्टिकल 3 में. अरे बात समझ में. तो इसको ऐसे याद कर लेना.
कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ क्या मेंशन है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई हमने वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों ऐड किया। जैसे यूएसए में फेडरल सिस्टम, फेडरेशन है स्टेट्स की, ठीक है, तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों मेंशन किया। हम फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, फेडरल भी तो वर्ड यूज़ कर सकते थे, क्यों नहीं यूज़ किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, उन्होंने डिफेंड किया इस टर्म को, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए यूज़ किया हमने ओवर द फेडरल टर्म, क्योंकि क्या होता है फेडरल टर्म्स जो है वो एक डिवाइड है, एक डिराइव है लैटिन वर्ड से फेडस, उसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। और इंडिया है वो रिजल्ट नहीं है किसी भी एग्रीमेंट का। हमारे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि भाई एग्रीमेंट करके वो इंडिया बना रहे हैं। इंडिया पहले से था और हमेशा से था, वो किसी एग्रीमेंट से नहीं है स्टेट्स के बेसिस पे। और अगर स्टेट्स किसी एग्रीमेंट में आते हैं ना, तो एग्रीमेंट को तोड़ने का भी राइट होता, ठीक है, कि स्टेट्स हैव द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, अगर अगर ये कोई एग्रीमेंट होता तो, ठीक है। पर अब नहीं कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। बट इन इंडिया मतलब उनके पास राइट होता कि वो सिसीड कर सकते थे, और या हो सकता है भी नहीं भी करते अगर उनका मन नहीं होता, पर कर सकते थे। उनके पास राइट था कि हमारा एग्रीमेंट है, हम एग्रीमेंट ब्रेक करें और हम लोग अलग हो रहे हैं। तो ऐसे तो इंडिया का बहुत सारा पार्टीशन हो जाता। इसलिए क्या क्या इंडिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। इंडिया इज अ, ये देखो ये लाइन याद रखना है, मेंस में पूछते हैं, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स वाइल यूएसए इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है कि देखो यूएसए क्या है, एक फेडरेशन है, एग्रीमेंट से आया है, तो वहाँ का जो स्टेट्स है ना वो अपने ना अलग हो सकते हैं यूनियन से, तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स के, ठीक है, कि वहाँ के स्टेट्स को भी नहीं हटाया जा सकता है, यूनियन को भी, दोनों पावरफुल है, मतलब स्टेट्स और यूनियन दोनों पावरफुल है। इंडिया में क्या है कि यूनियन पावरफुल है, स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स को हम उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, उनके नेम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ का इंडिया का जो यूनियन है, इंडिया का यूनियन स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स वीक है, ठीक है। और यूएसए का स्टेट्स और यूनियन दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूएसए एक फेडरेशन है और हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है भाई, हम यूनियन है, हम साथ हैं, और हमारे स्टेट्स को आज़ादी नहीं है कि वो सिसीड कर दे यूनियन को, ठीक है। तो ये मेंस में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इससे पूछा हुआ है कि भाई इससे आप क्या समझ रहे हो, अरे बात समझ में, तो ध्यान देना, आगे देखते हैं। अब ये नए स्टेट्स का है, ये वाली जो चीज़ है ना, आर्टिकल 3 से आई है, 3 बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्होंने बता दिया कि नया स्टेट बनाना है तो कैसे करें। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पहले इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उन्होंने कुछ चीज़ें, बस ये जो इटैलिक में लिखा हुआ है ऐसे ही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ चेंजेस बताई थी स्टेट बाउंड्रीज में, ठीक है, कि प्लेबिसाइड करवा लो जो कंसर्न स्टेट है उसमें, और उस हिसाब से तो और जो ओपिनियन आएगा कंसर्न स्टेट का वो बाइंडिंग होगा पार्लियामेंट पे। अब यार वो कुछ भी प्लेबिसाइड में कुछ भी स्टेट कर दे और उस टाइम पे पार्लियामेंट बाइंडिंग हो जाए, उस कंडीशन में जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो कितनी इश्यूज हो जाते पार्लियामेंट को, इसलिए उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी नए स्टेट्स वाली। तो फिर क्या हुआ कि सीकिंग ओपिनियन ऑफ द स्टेट वाला ठीक है, प्लेबिसाइड वाला थोड़ा ज़्यादा। अब देखो तेलंगाना और हैदराबाद का, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इशू था, वहाँ पे वाटर से रिलेटेड इशू हो रहा था, तो उन्होंने पार्लियामेंट को नेसेसरी लगा तो उन्होंने चेंज किया। अब प्लेबिसाइड करवा दे तो एक बोलता कि हमें तो चाहिए डिवीजन, एक कहता कि हमें डिवीजन नहीं चाहिए, उसके बाद में फिर क्या इशू निकालते, तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि हम सिर्फ ओपिनियन ले लेंगे स्टेट्स का, ठीक है, हम सिर्फ ओपिनियन ले लेंगे स्टेट्स का कि उनको क्या ठीक लग रहा है, और बाकी पार्लियामेंट अपने हिसाब से करेगा। ओनली द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी कंसिडर्ड एंड नॉट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ध्यान देना, किसी स्टेट में 2 है तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ही बात मानी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, यहाँ देख लो, काउंसिल की बात नहीं, असेंबली की बात, ठीक है। अब 6 सच स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, यूपी, ठीक है, 6 स्टेट्स बनाएंगे बिफोर 16 अगस्त 2019। इवन जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर था 16 अगस्त 2000 होने से पहले। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट वुड मीन चेंजेस इन फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। राज्यसभा सीट्स, ये हमने पढ़ा था कि अगर सीट्स कोई नया स्टेट बन रहा है तो किस किस में चेंजेस हो गए, कोई नया स्टेट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा जहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का मेंशन है, स्टेट 4 में होगा जहाँ राज्यसभा की सीट्स मेंशन है, और सिर्फ पार्लियामेंट कैन चेंज द स्टेट्स नेम। अभी देखो एक चल रहा है ये कि केरला को अपना नाम केरलम करवाना है, वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, पर जो पार्लियामेंट है वही नेम चेंज कर सकता है स्टेट्स का। अरे बात समझ में, ध्यान देना, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट। उसके बाद में डिवीजन ऑफ सीट्स, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स, ये आरपीए एक्ट में मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। अब ध्यान देना, राज्यसभा की सीट्स कहाँ मेंशन है, उसमें राज्यसभा वाला तो शेड्यूल 4 कॉन्स्टिट्यूशन के, पर लोकसभा के कहाँ पे, इसमें आरपीए एक्ट के शेड्यूल 1 में,
तो राज्यसभा का मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी सीट्स का। कहाँ मेंशन है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में, फर्स्ट शेड्यूल में। ध्यान देना ये चीज़, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में सीट्स मेंशन नहीं है, इस एक्ट में मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद करना। उसके बाद में ये क्या है? स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, फोर्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ड्राफ्ट बिल करेगी, फिर प्रायर रिकमेंडेशन लेगी प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगेगा स्टेट लेजिस्लेचर से। उसके बाद में मैंडेटरी है स्टेट लेजिस्लेचर को अपना ओपिनियन देना स्टिपुलेटेड टाइम में, और ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे कि भाई वो उनकी बात माने। फिर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोनों हाउसेज एक हाउस में, फिर दोनों हाउस पास कर देंगे सिंपल मेजोरिटी से, और उसके बाद में प्रेसिडेंट असेंट दे देगा अपना, और जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा आफ्टर प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है, अब थर्ड वाला आर्टिकल है, ये पूरा बस वही है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज एरिया, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ आर्टिकल 3 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्रिएट ऑल्सो इंक्लूड्स डूइंग द सेम विद ड्यूटीज़। जो हमने ये जो पावर है पार्लियामेंट की कि वो स्टेट्स बना सके, वही सेम वो यूनियन टेरिटरीज के साथ भी कर सकती है। कंडीशंस ये है कि जो ओपिनियन है ना वो यूनियन टेरिटरी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है यूनियन टेरिटरी से, ये ओपिनियन वाला नहीं लेना है, और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, कि ये चेंजेस यूटी के साथ भी किया जा सकता है, पर यूटी का ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 4 हमने देखा ही कि जो आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं काउंट होगा अंडर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बात समझ में? अभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, डिमांड टू क्रिएट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत पुरानी डिमांड है कि भाई हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1950 में, तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन होता था ABCD। ठीक है, तो ABCD क्लासिफिकेशन होता था, और हमने अभी पढ़ा हमने कि ABCD जो क्लासिफिकेशन है उसमें ए में कौन सी थी? प्रोविंसेस थी। ठीक है, और एक सेकेंड एक चीज़ बताती हूँ मैं। हाँ, ये रहा, देखो ए में ब्रिटिशर्स वाली थी। ठीक है, जिसको गवर्न कौन करता था? ए देखो, ए में क्या थी? ब्रिटिशर्स वाली थी, जिसको गवर्न कौन करता था? गवर्नर। ठीक है, जो बी में थी उसमें थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो राजा महाराजा के अंडर में आ रही थी ना, वो वाली, जिसको करता था राज प्रमुख, जिसका हेड था राज प्रमुख। उसके बाद में ये जो सी और डी थी, देखो यहाँ पे सी में बोथ से जो बोथ के अंडर आती थी, और डी में था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इन दोनों को कौन करता था? सी और डी किसके अंडर आती थी? चीफ कमिश्नर के अंडर, चीफ कमिश्नर के अंडर। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप्स थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाई गई 1948 में, कि भाई इस इशू को एग्जामिन करे। ठीक है, तो इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। देखो, सेकंड ने भी मना कर दिया था, थर्ड कमीशन ने बोला था कि हाँ चलो बनाओ ऐसा, ये वाले में। पर हम देख लेते हैं इसको डिटेलिंग में। तो कमीशन जो है, सेकेंड वाली कमीशन को हेड किसने किया था? SK धार जी ने। सेकेंड कमीशन वॉज हेडेड बाय मिस्टर SK धार। द कमीशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे नया स्टेट बनाना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को यूज़ किया जाए कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे तुम स्टेट बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बेसिस पे स्टेट मत बनाओ कि भाई तुम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बना रहे हो। तो ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, SK धार कमीशन। एक सेकेंड, थर्ड तो ये कमीशन था, एक सेकेंड, ये ना इसी में काउंट हो रहा है। ये कमीशन जो है, ये फर्स्ट कमीशन, ये 1948 वाली SK धार कमीशन। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। उसके बाद में जो सेकंड थी ना, वो ये थी, ये तो यूनियन ने अपॉइंट की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट की थी एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, जिसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये JVP कमेटी कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसका कोई हेड नहीं था। ठीक है, इन्होंने भी आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करेंगे। हम ध्यान देना, देखो फर्स्ट कमेटी किसने बनाई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, इनके हेड थे SK धार जी। जो सेकंड कमेटी थी वो किसने बनाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, गवर्नमेंट ने नहीं, मतलब पावर में थी पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी। कौन सी? JVP कमेटी। तीनों के नाम है क्योंकि कोई भी हेड नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो ये थर्ड वाली कमेटी, तो इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाएंगे हम लोग। उसके बाद में क्या हुआ कि ये वाली कमेटी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली, उसके बाद में पोटी श्रीमालू जी है ना 1953 में, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश। ठीक है,
और 56 डे पे उनकी डेथ होगी। वो जब अनशन पे बैठे थे तो 56 डे पे उनकी डेथ होगी। तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बना दिया बेस्ड ऑन तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। तो उनके डिमांड्स के ऊपर बना दिया। तो उसके बाद में दूसरे स्टेट से भी डिमांड आने लगी कि उनको भी सेपरेट स्टेट चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? फैजल अली सर इसके चेयरमैन थे। जिसके अंदर कौन थे? हृदयनाथ कुंसरू, इसको हम HN कुंसरू कहते हैं, और KM पनेकर, 2 मेंबर और थे, कुंसरू जी, पनेकर जी और फैजल अली। फैजल अली जी इसके चेयरमैन थे। अब देखो इस कमीशन ने बहुत सारे फैक्टर्स देखे और उन्होंने फॉलोइंग चीज़ें बताई, ठीक है, कि उस स्टेट को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या देखना चाहिए। पहले तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन देखो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इतने स्टेट्स बना के उसका एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो, क्योंकि उस टाइम देश की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स बना पाए, ठीक है। तो पहले कंडीशंस देखो तुम कितना बना सकते हो। दूसरी चीज़ यूनिटी और सिक्योरिटी देखो इंडिया की, कि तुम ऐसा करने से यूनिटी और सिक्योरिटी को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी देखो कि लैंग्वेज 4-5 आती हो पर कल्चर उनका चीज़ें सेम होनी चाहिए। अरे बात समझ में? तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि लैंग्वेज और कल्चर दोनों को कंसिडर किया इन्होंने, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। उसके बाद में वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली। लोगों का वेलफेयर होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिवली भी उनका होना चाहिए। अब देखो इसके रिकमेंडेशन के जो ये इसने कमेटी ने रिकमेंडेशन दी फैजल अली से, इससे इन्होंने क्या रिस्पॉन्स निकाला गवर्नमेंट ने, कि पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। हमने पहले भी पढ़ा था कि यूटीज़ का आविष्कार इसी अमेंडमेंट से हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तब कितने बने? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनी थी। कितनी? पहले स्टार्टिंग में कितने? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़। आज कितने स्टेट्स हैं? देखो पहले थे 14 स्टेट्स 6 यूटीज़, आज कितनी है? 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़, ठीक है। तो इतना चेंज हो गया, डबल हो गया ना, ये स्टेट्स तो डबल हो गए और ये यूटीज़ में सिर्फ 2 में इंक्रीज हुआ है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटीज़ वॉज लेटर क्या कह रही हूँ मैं, यूटीज़ वॉज लेटर एडिड, ठीक है, और इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओरिजिनल, अब देखो वो कह देंगे कि यूटी शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूटीज़ की बात नहीं की गई है। ध्यान देना, इसको यूटी वर्ड जो है ये यूटी के बारे में बाद में ऐड किया गया है, प्रेजेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये वो पूछ लेता है कि भाई ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूटीज़ के बारे में मेंशन था, तो नहीं था, कौन से 7th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। अब देखो 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, कंट्री को डिवाइड कर दिया गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया, बन गया। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखा गया है कि 1960 में बॉम्बे स्टेट से क्या बना? महाराष्ट्र और गुजरात निकाला। बॉम्बे बहुत बड़ा स्टेट था, वहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात निकाल दिया गया। 1963 में नागालैंड निकाला असम से, ठीक है। नागालैंड आया असम से। कौन कौन सा है देखो, पहले महाराष्ट्र गुजरात आया, फिर नागालैंड आया, ठीक है। फिर 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आया, कहाँ से? पंजाब से बाहर आया। पंजाब पहले एग्जिस्ट कर रहा था, नए क्या बने? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कितने बन गए? 2 3 4 5, 5 स्टेट्स बन गए। अब उसके बाद में देखो 1972 में क्या आया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन कौन बना? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 8 हो गए। सिक्किम को हमने नया स्टेट, अपना फुल स्टेट बना दिया था। हमने पहले भी देखा एसोसिएट स्टेट था 1974 में। कौन सा अमेंडमेंट से? याद करो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है हमने, ये था 35th अमेंडमेंट से, और ये आया था फुल स्टेट बना 36th अमेंडमेंट एक्ट से। अरे बात समझ में? 1975 में। अब देखो 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश बने थे स्टेट्स, ठीक है। जो पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये नए नहीं बने हैं, ये यूनियन टेरिटरीज थे और उनको स्टेट्स बना दिया गया है। तो ये भी हो गई, यहाँ तक 8 हो गए थे। सिक्किम आ गया 9, 10 और 11, अरुणाचल प्रदेश 11 स्टेट, ठीक है। अब 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल बने कहाँ से? मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी से। अब देखो यहाँ लिखा है रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स छत्तीसगढ़ आया है एमपी से, झारखंड आया है बिहार से और उत्तरांचल आया है यूपी से। अरे बात समझ में? तो 3 और नए स्टेट्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल। 11 12 13 14 स्टेट्स आए थे, डबल हो गया था ना, 18। अब देखो 14 आ गया। अब यहाँ पे गया 2014 में क्या हुआ? तेलंगाना भी क्रिएट किया गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये हो गया इंडिया का 29 स्टेट्स। तो अब इसको काउंट करने के बाद तो हमारे पास 15 नए स्टेट्स हो गए। पर देखो जब जम्मू एंड कश्मीर उनको डिवाइड किया और उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया, तो एक यूनियन टेरिटरी इंक्रीज हो गई
मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई थी और फिर दमन एंड दीव उनको जैसे मर्ज किया तो एक स्टेट कम हो गया ना, तो अब हमारे पास कितने हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। ये इसमें मेंशन, ये अपडेट करना बाकी है जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो ये हो गया हमारा। इसको अपन याद कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। इसको है ना, ये बारी बारी से हुआ है, एक इस देखो, एक यहाँ इस कोने में, एक इस कोने में। मैं समझाती हूँ, देखो कैसे। पहले क्या हुआ, सबसे पहले कहाँ से ये हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया बॉम्बे से। पहला यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ हुआ असम और नागालैंड वाला, फिर तीसरा यहाँ होगा, देखना बारी बारी से होता है। ये देखो यहाँ से पहला यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ नागालैंड और असम वाला, तीसरा यहाँ हो जाएगा 1966 में हरियाणा हिमाचल प्रदेश, चौथा फिर यहीं हो रहा है देखो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, फिर फिफ्थ, चलो ये 4 तो यहीं से हो गए सीधा, फिर फिफ्थ सिक्किम यहाँ से, और ये 6th गोवा, अरुणाचल प्रदेश साथ में। और फिर यहाँ पे बीच में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, बीच में कुछ नहीं हुआ था ना, तो फिर 2000 में हुआ। और इसको कैसे याद रखना, देखो 2000, 3 जीरोस है इसमें, और 3 ही स्टेट्स नए बने हैं, छत्तीसगढ़ एमपी से, झारखंड बिहार से, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड यूपी से। ठीक है, तो ये याद रखना कि इन तीनों को एक साथ क्या किया था, बीच वाले सब जो है, देखो 3 बच्चे हैं तो सेकंड वाला मिडिल चाइल्ड होता है, तो ये सेकंड मिडिल चाइल्ड, और फिर बीच में बहुत सारे चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस क्या थे, ये तीनों थी, कब, 2000 में। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक से हो जाएगा तो आप कर लेना। देखो मैं आपको दोबारा अपन याद करते हैं। पंजाब से सबसे पहले यहाँ निकाला था, पंजाब ये से बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र, फिर सेकंड में असम से निकाला था नागालैंड को, फिर तीसरा यहाँ किया गया था, पंजाब से निकाले थे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, फिर फोर्थ वापस किया गया था, यहाँ पे ही था फोर्थ, यहाँ पे चेंजेस हुआ था, क्या क्या बनाया था इन्होंने, मेघालय मिजोरम मणिपुर, शायद तीनों ही बनाए थे। कहाँ गया, ये रहा, हाँ मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मिजोरम हो गया ना, क्लिक, एक सेकेंड, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, फोर्थ से ये तीनों बन गए। अब ये तो बारी बारी से हो गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अब अपन फिफ्थ देखते हैं। फिर यहीं पे सिक्किम को हमने ऐड कर लिया, कहाँ गया, ये रहा, सिक्किम को हमने हमारा पार्ट बना दिया, फिफ्थ से हमने ये किया। और अब सिक्स से हम लोग क्या करें, गोवा और अरुणाचल प्रदेश को, ये गोवा और अरुणाचल प्रदेश को हमने स्टेट बना दिया, ये वाला भी हमने सिक्स से किया। सेवेंथ में हमने बीच में चेंजेस किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 7 से हमने बीच में चेंजेस किए। और 8 से हमने क्या किया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमने चेंजेस किए। अरे बात समझ में, ईजी है, मैप से करोगे जो हो जाएगा। और 9th वाला चेंज हमने किया यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 9 चेंजेस। अब कुछ और फैक्ट्स है जो अमेंडमेंट के बारे में हम देखेंगे कि अमेंडमेंट करें ना, अगर आप कहोगे एक अमेंडमेंट से एक ही चेंज हुआ, तो नहीं, सिंगल अमेंडमेंट बिल से हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लो आप, आर्टिकल 42 नहीं, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको हम, इतने चेंजेस किए थे उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने इसमें, तो एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरी बात, जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है, मीन्स कि ये 7th टाइम अमेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक सी चीज़ है। अब देखो ये तो सिर्फ ये थोड़ा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कई नया स्टेट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगा, डिमांड्स है वो अच्छे से हो जाएगी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी कि भाई अगर कम एरिया है, जैसे मान लो एक ये बहुत बड़ा स्टेट था, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ वालों पे कम ध्यान दिया जा रहा था। अब इसका पार्टीशन कर दिया, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो अब थोड़ा क्लोज हो गया, डिस्टेंस कम हो गया लोगों में, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी आ रही है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन हो रहा है। ठीक है, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लिंग्विस्टिक और अदर माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि अब सीट्स भी बढ़ जाएगी राज्यसभा में इन लोगों की, लोकसभा में, तो इस वजह से डिवीजन होने से ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेगेटिव क्या है इसमें कि भाई सिमिलर डिमांड्स उठने लगेंगी, हर स्टेट बोल देगा कि हमें तो, और हमें सबको डिवीजन चाहिए अपने स्टेट्स में, इससे क्या होगा कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो पंजाब कह दे कि हमें डिवीजन चाहिए, और उनके अंदर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कितना बढ़ जाएगा, 5 नदियाँ जा रही है वहाँ पे, अगर उनको इशू आया तो उस हिसाब से अब एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर लगेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी भी उस हिसाब से, और जितनी स्मॉलर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना, तो वो उसमें डिफेक्शंस ज़्यादा होंगे, कोई पार्टी चेंज कर रहा है, कभी उनके मतलब उनकी पार्टी ब्रेक हो रही है, यूनिटी ब्रेक हो रही है, तो फिर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये कंट्री में क्या है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये ख़राब कर देगा उनको, लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवाइड कर देगा कंट्रीज़ को। ठीक है,
कि भाई ये वाली ये हमारा स्टेट, हमारे से लेना देना नहीं है, हमारा तो अलग है, हमारी तो अलग लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा ना डिवीजन आ जाएगा, मन में भावना आ जाएगी ऐसे कि भाई हमारा स्टेट अलग है, उनका स्टेट अलग है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होगी जिसमें आंध्रा और तेलंगाना के इश्यूज़ को समझाया जाता है कि आपस में कितना ऐसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। उनकी जो मूवीज़ है उसमें आप देख सकते हो, ऐसा रियल में तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी उनके जो लोग हैं उनमें ऐसा चलता है कि भाई आंध्रा तेलंगाना का इशूज़। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वी आर वन। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया कि टेरिटरी देने किसी फॉरेन स्टेट को, ये एक एस्पेक्ट है सॉवरेनिटी का, हम दे सकते हैं एज ए सॉवरेन एंटिटी। इंडिया एक्वायर भी कर सकती है और अपनी टेरिटरी दे सकती भी है, ठीक है। हम आज़ाद हैं, हमारा मन करेगा तो हम किसी को हमारी देश का हिस्सा दे सकते हैं, हम किसी के प्रेशर में आके नहीं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कि जैसे दान कर दिया हमने, या हमने ले लिया, दान इन द सेंस जैसे हमने श्रीलंका को दिया था आइलैंड, तो उस हिसाब से कि भाई किसी को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं हम लोग, किसी की टेरिटरी हम खुद एक्वायर भी कर सकते हैं, इसलिए हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। ये एग्जाम्पल है एक हमारी सॉवरेनिटी का, ठीक है। अभी एग्जाम्पल है बेरोबारी यूनियन के, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आर्टिकल 3 के अंदर जो पावर्स है, ठीक है, कि भाई लैंड देना फॉरेन टेरिटरी को, ये नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। The same cannot be done through the Constitutional Amendment Act. Settlement of boundary dispute that does not lead of ceding of the treaty can be done by executive action. ये कह रहा है कि आर्टिकल 3 में जो मेंशन है कि आर्टिकल 3 में ये इंक्लूड नहीं होता है कि भाई तुम अपनी लैंड दो फॉरेन टेरिटरी को। ये आर्टिकल 3 में नहीं मेंशन है कि भाई तुम अपना लैंड दूसरी टेरिटरी को, ये किया जा सकता है, कैन बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। किसी फॉरेन कंट्री को अपना लैंड देना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। और हाँ, बाउंड्री डिस्प्यूट अगर तुमको सेटल करना है बिना लैंड दिए तो तुम एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हो। हमने कर लिया ना ये कि लैंड फॉरेन स्टेट को देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अगर बाउंड्री डिस्प्यूट बिना लैंड दिए कर लिया तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये हम वी आर डन विद फर्स्ट यूनिट, ये कर लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कर लिया। ये डिटेलिंग है और बाद में हम करेंगे तो इसमें शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेंगे। बस ये डिटेलिंग सीरीज थी जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप करेंगे, ठीक है।